हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं सैलरी चैप्टर का। तो जैसा कि आप जानते हैं, सैलरी में सेक्शन होते हैं 15 से ले तक के 17 तक के। सिर्फ 3 सेक्शन कवर करता है और जिसमें 15 सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें देयर मस्ट बी द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड सर्विसेज आर रेंडर करी गई है, वहाँ पे सैलरी टैक्सेबल होती है। सर्विस टैक्स ऑन द ड्यू और रिसिप्ट ड्यू होगा या रिसीट जब हमें रिसीव होगा उस बेसिस, या जो भी अर्लियर होगा उसके बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी में अलाउंस देखा जाएगा HRA CEA, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये आपको देख के ही जाना है। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो ग्रेचुइटी, PF, लीव एनकैशमेंट, यहाँ पे आपको ना रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, VRS और पर्क्स में आपको RFA, कार सेल ऑफ एसेट्स, यूज ऑफ एसेट्स, गिफ्ट्स और डिडक्शन आपको देख के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आपको सैलरी की डेफिनेशन हर जगह पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे अगर पहले अगर पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा, बाकी आपको आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे कि RFA में देखा जाएगा बेसिक प्लस डी, रिटायरमेंट वाला, कमीशन, टर्नओवर वाला, बोनस प्लस ऑल टैक्स अलाउंस। सबसे बड़ी डेफिनेशन RFA की होती है, आपको याद करके चलना है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी RFA का याद आएगा तो आपको ये याद करना है कि सबसे बड़ी डेफिनेशन सैलरी की RFA में ही होती है। यानी कि तो अपन को ये डेफिनेशन वहाँ पे सैलरी की लगेगी। HRA वॉलंटरी रिटायरमेंट लीव सैलरी और PF में सेम डेफिनेशन लगेगी। आपको याद रखना है कि भाई HRA की ये क्या होती है, वहाँ पे भी 3 जगह पे और भी लगेगी। ग्रेचुइटी अगर कवर्ड है तो बेसिक प्लस DA लगेगा, लेकिन नहीं कवर्ड है तो वही अपने HRA वाले लग जाएगी। रिटायरमेंट कंपनसेशन में VA प्लस DA रिटायरमेंट वाला लग जाएगा। और अपन आगे बात करने जा रहे हैं कि फुली टैक्सेबल कंपोनेंट क्या होता है। बेसिक सैलरी होती है, बेसिक प्लस DA का प्लस कमीशन बोनस होता है, इतना सब कुछ आपको पता ही होगा। तो बेसिक सैलरी में देखा जाएगा नॉर्मल पे अमाउंट और इन 2 मंथ ये सब निकाल सकते हैं। ग्रेड पे के हिसाब से बात करी जाता है, गवर्नमेंट में देखा जाता है कि ग्रेड पे के हिसाब से होता है, जैसे कि 40,000, 5,000 और 80,000 तक जाएगा। यानी 40,000 सैलरी मिलेगी, 5,000 हर साल बढ़ेगी, 80,000 तक वो पहुंचेगा। उसके बाद अगला ग्रेड पे आ जाएगा, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जैसे क्विक रिवीजन है इसलिए जल्दी से रिवीजन कराना पड़ेगा। तो DA यहाँ पे DNS अलाउंस के बारे में होता है, कैश जो भी एक्चुअल होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए परसेंटेज में दे रखा होगा तो परसेंटेज लगा लेंगे बेसिक सैलरी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनलेस सेड दैट DA इज कवर्ड इन द रिटायरमेंट बेनिफिट, DA इज नॉट कवर्ड, अज्यूम करना है फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, यहाँ पे बोनस की बात करें तो बोनस में देखा जाएगा कि कैश एक्चुअल है तो ले लीजिए, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फीस, कमीशन, एरियर्स ऑफ सैलरी, लीव एनकैशमेंट एंड अनकंप्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन। तो दोस्तों हम पर्क्स की बात करने जा रहे हैं, जो बेनिफिट इन काइंड भी हो सकता है, वैल्यूएशन रूल 33 के हिसाब से होगी। उसके बाद गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इसका अप टू अमाउंट 5,000 पर एनम देखा जाता है, नॉट अ पर मंथ, इट्स अ पर एनम मिल लिया जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर चला गया है, जैसा कि देख सकते हैं, अगर बियॉन्ड उसके ऊपर चला गया तो हमारा इंस्टीट्यूट उसे होली टैक्सेबल कर देता है। 7,000 हुआ तो पूरे 7,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। और कई जगह ऐसे रेफर भी कर देते हैं कि हम सिर्फ डिफरेंस करेंगे, यानी कि 7,000 करना है तो सिर्फ 2,000 ही टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद देखें तो यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स अपन यूज़ करने के लिए दे देता है एम्प्लॉयर। तो अगर पहले देखा जाए तो वो अगर उस एम्प्लॉयर यूज़ करने के लिए दे रहा है लेकिन वो उसको ओन करता है, यानी कि वो ओन बाय एम्प्लॉयर है, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। और मैं ज़्यादातर यहाँ पे सैलरी में यही देखा जाता है कि जो भी ओन करता है ना एम्प्लॉयर और वो एम्प्लॉय को दे रहा है तो उसे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेगा। आगे मैं जाके बताऊंगा कि वहाँ पे भी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले जा रहा है। तो ऐसे आप याद करने का तरीका रख सकते हैं, जो भी रिकवर होगा माइनस कर देंगे। हायर करा जाएगा तो भाई वो उसका तो खुद का है नहीं, वो अब हायर कर रहा है, किसी और से ले रहा है, तो जो वो चार्ज दे रहा होगा माइनस एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो जाए। अगर 10 साल के बाद दे रहा है तो जनरली देखा जाता है कि टैक्सेबल असेट जब भी होगा ना, जब वो अच्छे समय तक यूज़ हो जाएगा। अब वो 10 साल के बाद तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कंप्यूटर के लैपटॉप की बात करें तो पर्सनल यूज़ और ऑफिशियल यूज़ हर जगह आजकल यही चलता है, इसलिए वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप आज नॉर्मल बात हो गई है, इसलिए वो एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की। ऑफिशियल यूज़ के लिए हमेशा पता ही रहेगा, नील रहेगा, लेकिन पर्सनल के लिए एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिकवर्ड, ज़्यादातर ये देखा जाता है एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिकवर्ड, और डिपेंड करता है क्या चीज़ है। सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, सेल अपन कर देता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो देखा जाएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कंप्यूटर, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे रखें कार, अदर एसेट्स, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर वो सिर्फ उसके कंप्यूटर से रिलेटेड ही आएगा, प्रिंटर, माउस एक्सेट्रा उसकी जैसे। तो जैसे देखा जाए कंप्यूटर में 50% लीजिए WDV के साथ, कार में 20% लीजिए WDV के साथ, अदर एसेट में 10% लीजिए SLM के साथ। सीधी सी बात है, इनकी जो वैल्यू ले लेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे करंट ईयर का, लेकिन कंप्लीशन ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ही लेना है, यानी कंप्लीटेड ईयर होगा तो ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा। समझ में आया? डेप्रिसिएशन माइनस करिए, जो वैल्यू आएगी WDV, आपको पता ही होगा WDV निकलती है, उस WDV अगर देखा जाए वो WDV और सेल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, जैसे एम्प्लॉयर अगर सेल वैल्यू में बेच रहा है वो भी कम में WDV से, तो पर्क ही होगा ना। ऑफकोर्स अगर वो ज़्यादा में बेच रहा है तो कोई पर्क एसिड अराइज ही नहीं होगा, लेकिन अगर वो कम में बेच रहा है तो ही पर्क एसिड अराइज होगा। 1 लाख की एसेट 80,000 में बेचेगा तभी तो पर्क मिलेगा 20,000 का एम्प्लॉय को, तो उस बेसिस पे यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर ने बता दिया है अदर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टू कंप्यूटर और AC फ्रिज फॉल्स अंदर अदर असेट्स, अदर असेट 10% ऐसे।
उसके बाद बात करने जा रहे हैं हम फ्री फूड की। फ्री फूड की बात करें, एसएससी अगर ऑप्ट करता है 115 बीएससी, दिस बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए अगर आपको सबसे पहले ना ये चीज़ें पढ़नी है, तो अगर 115 बीएससी हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो इस डिफ़ॉल्ट के अनुसार आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें कवर है और क्या क्या कवर नहीं है। उसके लिए बेसिक्स वाला चैप्टर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे अगर पहले पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री फूड की बात करें तो टी स्नैक्स हर जगह होते हैं, ऑफिस आवर्स में तो नील हो जाएगा। रिमोट एरिया में जहाँ खाने के लिए ही नहीं है भाई, वहाँ दे रहे हो तो यहाँ नील ही होगा। लेकिन अगर अदर की बात करें तो भाई अगर 50 रुपये कॉस्ट पर मिल डज नॉट एक्सीड 50 रुपये, तो नील ले लेंगे। लेकिन अगर एक्सीड कर लेती है तो जो भी उसको जितने का पड़ रहा है 50 रुपये पर मिल माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो पक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डेज नहीं दे रखे हैं, देखिए इफ नंबर ऑफ मील्स नॉट गिवन टेक 300 डेज, 300 डेज ले लीजिए, नहीं दे रखा तो। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कार के बारे में। कार का जो दे रहे कार भी देते हैं, कई जगह पे आपको देखने को मिलता है अकोमोडेशन के लिए एम्प्लॉय को कार दी जाती है। तो उस बेसिस पे सबसे पहले आप देखिए ओनर कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, पर्पस क्या है, और सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है। सबसे पहले देख लेते हैं अपन ओन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो ओन करता है उसका क्या देखा जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयर ओन करता है, अगर वो मेंटेन भी एम्प्लॉय करता है ऑफिशियल के लिए, भाई उसकी ये गाड़ी है वो मेंटेन कर रहा है ऑफिशियल के लिए, तो क्यों है तेरे को पैसे, तेरे पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर पर्सनल है भाई, पर्सनल तू पर्सनल भाई, मेरी एम्प्लॉयर की गाड़ी है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर कर रहा है और एम्प्लॉय अपने मतलब के काम के लिए कर रहा है, तो दिक्कत है ना भाई। तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस प्लस मेंटेनेंस चार्ज माइनस रिकवर्ड पक्स आ जाएगा। हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, जो भी उसे एम्प्लॉय से रिकवर होगा उसके हिसाब से पक निकल जाएगा। अगर वो बहुत भाई पर्सनल प्लस ऑफिशियल दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अपन देखेंगे कि उसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर भी कह सकता है और 1600 भी कह सकता है। तो उस हिसाब से अगर वो इतने तक है तो 1800 प्रति महीना। शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, ड्राइवर भी मिल रहा है 900 रुपये प्रति महीना। 1.6 लीटर और 1600 या उससे ज़्यादा है तो 2400 रुपये पर मंथ और 900 रुपये पर मंथ शॉफर आपको बता दिया ड्राइवर होता है। यहाँ पे अगर बात करें अपन तो ओन बाय एम्प्लॉय, लेकिन उससे पहले ये भी देखा जाएगा कि ओन बाय अगर एम्प्लॉयर है लेकिन मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, ज़रूरी थोड़ी कि मेंटेन बाय एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो अगर वो खुद मेंटेन कर रहा है तो बहुत केसेस में आएगा, बिकॉज ऑफिशियल के लिए वो मेंटेन कर रहा है तो उसकी कॉस्ट लग रही है वही, पर्सनल में भी उसकी कॉस्ट लग रही है वही लेगा। लेकिन अगर बोथ के लिए तो यहाँ पे हम अप टू से वही 600 रुपये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 600 या 900 शॉफर के लिए सेम रहेगा। बियॉन्ड के लिए 900 चला जाएगा, 900 शॉफर के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे आप सिर्फ याद कर सकते हैं, यहाँ पे 1800 2400 या 600 900, बाकी ये 1.6 और 1600 दोनों जगह सेम रहेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओन बाय एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय ही ओन करता है कार को। मेंटेन बाय भाई मेंटेन भी वही कर रहा है, गाड़ी भी उसकी है यार, अपन को क्या लेन देना, हटाओ यहाँ से, इसको नील पे ले लो। उसके बाद बात करो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अगर वो मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉयर तो भाई थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसको पर्क के तरीके से मिल रहा है, बेनिफिट है। ऑफिशियल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल काम है। पर्सनल जो भी इसको खर्चा लगेगा माइनस रिकवर। आगे बोथ के लिए एक्चुअल कॉस्ट जो भी इसको लगेगा माइनस यहाँ पे करा जाएगा 1800 और 2400 एज पर द क्यूबिक कैपेसिटी, क्योंकि वहाँ तक यहाँ पे बोथ है ना, बोथ केसेस में यही लगेगा। यहाँ पे माइनस रिकवर्ड वर्क आ जाएगा। कई जगह आपको याद करना पड़ेगा, देखिए आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपको याद करना ही पड़ेगा। ABCD आपने ऐसे थोड़ी पढ़ ली थी, वो भी आपने याद करी थी तभी आपको पता है, तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। नोट की बात करें तो हमने एक्स्ट्रा नोट दे रखा है, पर्पस नॉट गिवन अज्यूम, बोथ पर्पस नहीं दे रखा बोथ के लिए। इफ CCC नॉट गिवन अज्यूम बिलो 16 मिनट शॉफर नहीं मिला तो अज्यूम करेंगे ड्राइवर नहीं मिला है, यानी शॉफर नहीं मिला है। ठीक है जी। RFA यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन। RFA और उसमें कन्फ्यूजन होता है HRA में। तो देखिए HRA एक अलाउंस होता है या रेंट फ्री अकोमोडेशन। वहाँ पे HRA में आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको घर दिया जाता है। सबसे पहले फर्निश की बात कर लेते हैं। अगर आपको फर्निश घर दिया जा रहा है तो फर्निश में आप सबसे पहले अनफिनिश्ड वैल्यू ले लेंगे। जो भी फर्निश्ड की वैल्यू है, अगर वो ओन करता है एम्प्लॉयर तो 10%, मैंने आपको बताया तो ज़्यादातर 10% ही लिया जाता है। और अगर वो हायर करता है तो एक्चुअल हायर चार्जिंग वो ले लेके माइनस रिकवर्ड और आ जाएगा उसका पर्क। लेकिन अगर वो अनफर्निश्ड है, सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख लीजिए, नॉमिनल से चार्ज होता है। आप सब जानते हैं IAS IPS जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उनको बिल्कुल घर भी मिलता है, गाड़ी मिलती है। तो वहाँ पे देखा जाएगा गवर्नमेंट नॉमिनल से चार्ज होता है, तो लाइसेंस भी नॉमिनल से चार्ज होता है। जो भी रिकवर कर लो वो पर्क हो जाएगा। अगली चीज़ बात करें तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉय भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं होटल वालों की। होटल वाला 15 दिन तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर बियॉन्ड 15 दिन चला जाएगा तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज़ लोअर ले लेंगे, उसके बाद जाके रिकॉर्ड माइनस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बात करें हायर्ड इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है और लोअर लिया जाएगा एक्चुअल जो भी कॉस्ट रहेगी, और यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। अमेंडमेंट है इस बार का, पिछले नहीं था, माइनस कर देंगे रिकवर। सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एक्चुअल, यहाँ पे भी एक्चुअल, बस यहाँ 10% या 24% माइनस रिकवर ही होगा। उसके बाद बात करें, देखिए ओन्ड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी के बेसिस पे देखा है। अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो देखा जाएगा पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ये पहले की लिमिट्स थी, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, मैंने ऐसे लिखा था। तो अमेंडमेंट में देखा जाएगा सबसे पहले कि वो 15 लाख के नीचे है 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से 40 लाख तक के 7.5% ऑफ सैलरी 7.5%। अगर वो 40 लाख से ऊपर चला गया 10% ऑफ सैलरी। जी हाँ, पहले लिमिट अलग थी, आपको ये याद रखनी है, बिकॉज अमेंडमेंट है। एनीथिंग रिकवर्ड आपको हमेशा माइनस करना ही होगा।
ऐसी जगहों पे पर्क्स के केसेस पे। मैं आपको सबसे पहले बेसिक में बता ही दिया था जब अपन चालू कर रहे थे चैप्टर, तो सैलरी यहाँ लेंगे तो वो देखिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा तो। और यहाँ पे देखा जाएगा अगर कि जैसे होता है मैं जयपुर में हूँ या उदयपुर में हूँ या आगरा में हूँ या दिल्ली में हूँ, कहीं भी हूँ मैं, तो अगर देखा जाएगा उस बेसिस पे कि भाई मैं अगर दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ तो अगर मैं पहले दिल्ली पे था तो मुझे सब चीज़ें ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा, है ना, किसी भी चीज़ को। तो इसलिए पहले 90 डेज़ के लिए जिसकी भी लोअर वैल्यू होगी एक हाउस में से उसकी ली जाएगी। लेकिन अगर 90 डेज़ के बाद हो गए, यानी मैं दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र हो गया हूँ और 90 डेज़ से ज़्यादा हो गए, तो दोनों की वैल्यू ली जाएगी एज अ पर्क, ठीक है। उसके बाद बात करें वैल्यू ऑफ पर्क टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू CII, अगर CII कैपिटल गेन में पड़ा होगा तो उस हिसाब से लग जाएगा, यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए क्लब फैसिलिटी भी कभी कभी प्रोवाइड कर देते हैं तो ऑफिशियल पर्पस के लिए नील ले जाएगा, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म टू ऑल एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है तो नील लिया जाएगा। कॉर्पोरेट मेंबरशिप होती है कहीं कहीं पे तो इनिशियल फीस के लिए नील लिया जाएगा, अदर के लिए एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिक्वायर्ड। जब तक पर्क्स में ज़्यादातर जगह आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। ESOP जैसे कि हमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा और वैसे अब हट गया है सिलेबस में, पहले हुआ करता था। एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्लान होता है जिसमें आपको ना ESOP दिए जाते हैं सस्ते में, यानी शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के। एम्प्लॉय को ESOP दे रहा है, पर्क मिलेंगी। FMV जो मार्केट में वैल्यू है माइनस रिकॉर्ड कुछ भी पैसे ले रहा है, तो जैसे 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दे रहा है तो जो भी उसका 50 रुपये का डिफरेंस है वो आपका पर्क बन जाएगा। सेल वैल्यू माइनस ये जो है ये CG में लगेगा, यानी कैपिटल गेन में, कि भाई अगर यहाँ पे उसका COA कभी वो अगर अपने शेयर्स बेचेगा एम्प्लॉय तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा, वही लिया जाएगा जो FMV होगा या ये FMV, बिकॉज उसको टैक्स भी तो दे रहा है इसलिए। इंटरेस्ट फ्री कंसर्न लोन टू एम्प्लॉय, अगर वो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दे रहा है, सॉरी कंसर्न बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, कंसेशनल यानी सस्ते में दे रहा है या फिर बिल्कुल फ्री में दे रहा है, तो अगर स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए दे रहा है, भाई स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए यार क्यों पैसा लगाएगी गवर्नमेंट, इसलिए टैक्स नहीं ले लिया। अगर लोन 20,000 तक का दे रहा कोई बात नहीं था, चलता है, इसलिए अदर नहीं ले लिया। अदर की बात करें, अगर वो SBI रेट क्या इंडिया में क्या होता है कि SBI का जो बैंक होता है उसकी रेट हर जगह पे एक अज़म वो कह सकते हैं एक बेसिस पे ली जाती है, तो यहाँ पे अगर उसके इक्वल या हायर दे रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे कम दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, तो वो आपका टैक्स लगेगा पर पे, ठीक है। जो भी आपकी मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इंटू डिफरेंशियल रेट, जैसे SBI रेट 10% है, एम्प्लॉयर दे रहा है 6% में, डिफरेंशियल रेट आगे 4%। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 लाख का लोन दिया, EMI 12,000, बैलेंस बचा इतना, ये है अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटू 4% इंटू 1 महीना, फिर बचेगा ये आउटस्टैंडिंग, इसमें से EMI का इतने ही बचा, ये इतने का 4%, आप देख सकते हैं। अगला आएगा मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी की अगर इंडिया में दे रहा है तो एग्जाम्प्ट होगा फॉर हॉस्पिटल मेंटेन में, एम्प्लॉयर को तो हॉस्पिटल है यार, क्यों टैक्स लगाएंगे। गवर्नमेंट भाई मेडिकल फैसिलिटी है यार, मेडिकल तो ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूव्ड है, कोई बात नहीं। एनी हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब टैक्सेबल जब होगा, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा एक बार, रियम्बर्समेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल इज फुल्ली टैक्सेबल, कहीं जगह आपको रियम्बर्समेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, ये आपको टैक्सेबल ही लगाना है इस पर। अगली चीज़ देखने जा रहे हैं स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जनरली देखा जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में ना गवर्नमेंट ने सबको कवर ही लिया है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ पर डायरेक्टर कोई बात नहीं, लेकिन एम्प्लॉय प्लस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एम्प्लॉय होल्डिंग 20% वोटिंग पावर इन अ कंपनी, ये भी जनरली देखने को। लेकिन अगली जो है इनकम एक्सीडिंग 50,000 पर annum, भाई 50,000 प्रति महीना, इससे ज़्यादा ही देखने को मिलती है हमें, तो जनरली सारी कवर होगा स्पेसिफाइड में। तो इन एनी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है जी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटी, स्वीपर, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट, पर कैसे टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, सिर्फ इनको टैक्सेबल होगा। जनरली देखा जाए एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिकॉर्ड, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए रेफर नोट्स कर दिया। और देखा जाए अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के नाम से लिया जा रहा है तो फिर उस हिसाब से करा जाएगा, लेकिन अगर उसके नाम से नहीं लिया जा रहा तो ऐसे करा जाएगा। मतलब कि ये है कि अगर एम्प्लॉयर के नाम से बिल हो रहा है यानी कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय के नाम से बिल हो रहा है यानी कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन, देखिए इतना ज़्यादा है नहीं, जनरली ये होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना ये छोड़ भी सकते, लेकिन ऐसा छोड़ नहीं सकते, कहीं ICI भेज दिए फिर। ओनली एफ एस एस सी ऑप्ट आउट ऑफ 115 BSc, मैंने आपको पहले ही कहा है अगर आप ये कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले आप बेसिक्स में देख लीजिए 115 BSc में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत बदल गया है। अगर ये तभी मिलेगा जब कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर डिपेंडेंट होंगे तभी देखा जाएगा। अगर एयर के लिए इकोनॉमिक क्लास तक का, रेलवे फर्स्ट क्लास AC तक का, और कहीं और से जा रहे हैं अगर रेलवे तक का रूट अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास AC तक का, लेकिन अगर कहीं ऐसा जा रहे हैं जाकर रूट पता नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है तो डीलक्स क्लास तक हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई साहब जो भी इस AC
फर्स्ट क्लास एसी रेलवे का है ना वो तक ही होगा, मतलब सब जगह जहाँ अवेलेबल नहीं है तो भी फर्स्ट क्लास एसी होगा, जहाँ रेल रूट है वहाँ भी फर्स्ट क्लास एसी का होगा, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। एग्जामेशन फॉर शॉर्टेस्ट रूट ओनली, एग्जामेशन फॉर टू चाइल्ड बॉर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 1988, ये यहाँ पे वो मल्टीपल बर्थ और वो वाला अप्लाई होता है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही होता है 1988 के बाद, अगर और मतलब 2 बच्चों के लिए होता है 1988 के बाद, 1988 के बाद अगर आपके ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा बच्चे होते हैं अगर, तो उस बेसिस पे सिर्फ 2 बच्चों को ही होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर सिंगल बर्थ इज कंसिडर्ड एज 1। ओके, रिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जी आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, आप 16 सेक्शन करने जा रहे हैं, इसमें 3 डिवाइडेड होते हैं, देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। बेसिक्स में आपको 115 BSc वाला देखना पड़ेगा क्या अलाउड होता है क्या नहीं अलाउड होता। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 BSc में नहीं मिलता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 115 BSc में मिलता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लोअर ऑफ एक्चुअल और 50 विच एवर इज लोअर हो जाएगा, अवेलेबल इन 115 BSc बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को मिलता है एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, और प्रोफेशनल टैक्स भी देना होता है किसी अलग से चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जल्दी जनरली देखा जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो इसे लोअर ऑफ 5,000 पर एनम एक्चुअल और 20% ऑफ सैलरी नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BSc में नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा 115 BSc में, ये एक्चुअल में की बेसिस पे मिल जाएगा, और ये इसके बेसिस पे आपको याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अलाउंस पार्टली एग्जाम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट। पार्टली एग्जाम्प्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि नॉट अवेलेबल इफ़ ऑप्टेड 115 BSc जनरली, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप्ड 3200 रुपये प्रति महीना जो होता है वो दोनों रिजीम में लागू होता है, चाहे आप 115 BSc में है या नहीं है। रनिंग अलाउंस ट्रांसपोर्ट एक ही बात है, वो दोनों मतलब ऐसे आ सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोल सकते हैं, रनिंग अलाउंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। फुली टैक्सेबल काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, DLNs अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच टिफिन अलाउंस, प्रैक्टिसिंग अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, ये अलग से आप देख सकते हैं। फुली एग्जाम्प्ट में बात करें तो अलाउंस टू गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, ये फुली एग्जाम्प्ट होता है बोथ रिजीम के अंदर, जी बोथ रिजीम के अंदर, ठीक है। HRA सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, आपको पहले बोल चुका हूँ मैं, बेसिक्स आप देख लीजिए, जिसमें 115 BSc अवेलेबल है या नहीं, मैं आपको वापस नहीं बोलूँगा। तो देखिए ये नहीं मिलेगा अगर आपको 115 BSc अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं। एक्चुअल लोअर लेंगे, एक्चुअल और 50% और 40% ऑफ सैलरी माइनस रेंट, और सी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी एक्चुअल लीजिए 50 है 40% सैलरी का ले लीजिए। तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बता के आया था, इसलिए क्योंकि आपको ताकि याद रहे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम वही बात है, बेसिक प्लस टी रिटायरमेंट वाला कमीशन टर्नओवर वाला 50%, देखिए 50 और 40% दोनों लगे, तो 50% सिर्फ 4 स्टेट के लिए ले जाएगा, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता, जो मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता याद कर लीजिए। 40% बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। प्लेस ऑफ स्टे इज इंपॉर्टेंट नॉट प्लेस ऑफ वर्क। कोई ऐसा हो सकता है कि जो आगरा में काम कर रहा है और उसके पास की सिटी में, मतलब आगरा में रह रहा है और उसके पास की सिटी में जा रहा है, या जैसे नासिक में पढ़ काम कर रहा है और कहीं नागपुर में रह रहा है, मुझे ऐसे पता नहीं है वैसे, तो ऐसे हो सकता है। एनी फैक्टर चार्ज चेंज कैलकुलेशन एज टू, कुछ भी चेंज होगा, महीना चेंज होगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे ना जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है 50% 40% के हिसाब से, हर चीज़ का कैलकुलेशन सेपरेटली करा जाएगा। और ये कंडीशन आप देख लीजिए नोट तरीके से, 10% ऑफ सैलरी अगर ये एक्सीड कर जाएगा रेंट पेड को तो यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए हम इस पूरे को ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है जी। अगला देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुटी, पेंशन, VRS एंड लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड एंड रिटेंचमेंट कंपनसेशन। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आता है। कल को आप ना ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे किसमें क्या आता है, आपको पता नहीं चलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट में देख लीजिए ये सारी चीज़ें आती हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ग्रेचुटी को बात करता है ड्यूरिंग दी, भाई अगर आप काम कर रहे हो, आप जिंदा भी हो और काम कर रहे हो तो आपको टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जनरली आपको सारी चीज़ें रिटायरमेंट बेनिफिट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट देखने को मिलेगी। नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो अगर ग्रेचुटी एक्ट में, यानी पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एक एक्ट है अलग से, उसमें अगर वो एम्प्लॉय कवर है और इसमें अगर एम्प्लॉय कवर नहीं है, अगर इसमें एम्प्लॉय कवर नहीं है तो एक्चुअल और लोअर लिया जाएगा, एक्चुअल और हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रिसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। सपोज वो नवंबर में रिटायर अगर हो रहा है तो उसके 10 महीने पहले और उसकी जो सैलरी थी 1 महीने की इंटू 10 अपॉन 10 लिया जाएगा इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यहाँ देखिए कंप्लीटेड सर्विस लिया जाएगा अगर वो कवर्ड नहीं है। एवरेज सैलरी होप करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। 10 महीने की सैलरी ले लीजिए, उसका एवरेज कर लीजिए 10 महीने के हिसाब से। कंप्लीट सर्विस का नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे, कंप्लीटेड सर्विस का नॉट, वो बार बार बताऊँगा। मैक्सिमम 20 लाख है, लोअर ले लीजिए, एक्चुअल में से माइनस कर दीजिए टैक्सेबल।
बात करें अगर वो कवर्ड है, यहाँ था कवर्ड नहीं है, सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि अगर वो कवर्ड नहीं है तो यहाँ पे 15/26 आएगा या हाफ आएगा, यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी आएगी या एवरेज सैलरी आएगी। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स पार्ट देयर ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ कंप्लीटेड लगेगा। ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्चुअल लोअर लेंगे एक्चुअल का, या फिर 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी कि जो आपने आखिरी बार विड्रॉ करी थी वो उतनी सैलरी। नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कंप्लीट, यानी 1 साल 7 महीने हैं तो 1 साल, मतलब 1 साल तो हो ही नहीं सकता, 1 साल बाद कौन रिटायरमेंट लेगा। सपोज 21 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है तो यहाँ पे आप 22 ईयर्स ले लेंगे, लेकिन अगर वो कवर्ड है ग्रेचुइटी में, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे 21 ईयर्स ही ले जाएंगे, कंप्लीट इतने ही हुए हैं। मैक्सिमम वही सेम लिमिट है 20 लाख की। सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है, ये आपको ईजिली याद हो जाएगा, 2-4 बार आप करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी का मतलब मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कवर्ड है तो बेसिक प्लस डी ए, नहीं कवर्ड है तो बेसिक प्लस डी ए। रिटायरमेंट वाला कमीशन टर्नओवर बेसिस वाला, एचआरए वाला सेम। सीजनल एम्प्लॉय का मतलब सीजन के बेसिस पे काम होता है। अगर वो कवर्ड है तो 7/26 ले लीजिए 15/26 की बजाय, और अगर कवर्ड नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर अप्लाई स्पेसिफाई नहीं करता है कि कवर्ड है या नहीं तो अज्यूम कर लीजिए नॉट कवर्ड है, ठीक है जी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है, पेंशन के बारे में बात करता है। अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मिलता है टैक्सेबल रहेगा, रिटायरमेंट में मिलता है बाद में बात करते हैं, और डेथ पे मिलता है तो टैक्सेबल IFOS में होगा। फैमिली पेंशन 15,000 रुपये सालाना और 1/3, आगे बात करेंगे 1/3 1/5 आई डोंट रिमेंबर इट मच। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट की बात करें, अनकम्प्यूटेड मंथली बेसिस पे मिलता है टैक्सेबल टू ऑल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, अनकम्प्यूटेड सबके लिए टैक्सेबल है, लेकिन कंप्यूटेड नॉन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल, गवर्नमेंट के लिए नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a) नॉट 10(10)(a) के। नॉन गवर्नमेंट के लिए देखा जाएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज़ रिसीव्ड ग्रेचुटी, उसको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर उसको मिल रही है तो जो भी मिलेगी टोटल पेंशन का 1/3 करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे और आ जाएगा टैक्सेबल। अगर उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन का हाफ करेंगे, एक्चुअल जो मिली है उसमें से माइनस करेंगे, टैक्सेबल आ जाएगा। नोट्स की बात करें तो यहाँ पे पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम U&O इज़ नॉट टैक्सेबल, जो भी U&O से टैक्स अपन को मिलती है वो टैक्सेबल नहीं है। रिलीफ 1889 सेक्शन 1 का मिलता है कंप्यूटेड के लिए। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालेंगे, सपोज मेरे को 60,000 रुपये मिल रहे हैं और 6 लाख रुपये मिल रहे हैं और वो 60% है, तो 6 लाख अपॉन 60% यानी 10 लाख, टोटल फुल वैल्यू ऑफ पेंशन हो जाएगी 10 लाख, उसका ले लेंगे या 1/3 और हाफ एज द केस मे बी। उसके बाद बात करें 10(10)(b) रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का मतलब ये होता है कि आपको छोड़ने के पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एज पर द स्कीम ऑफ CG है तो निल, और यहाँ पे अदर के लिए एक्चुअल अमाउंट माइनस, यहाँ पे 3 लिमिट लगेंगे, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये आपको याद करने की भले ज़रूरत नहीं है, सीधा इसकी जगह आप ये ले सकते हैं। ये कहा था याद होगा अगर आपको, तो एक कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में भी 15/26 लेते हैं, और यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी लेनी है, वो भी लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स आप नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट लेते हैं। यहाँ पे 10 मंथ्स लीजिए, आपको याद करना है, सीधी सी बात है, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, वही लगेगा 21 साल 7 महीने है तो यहाँ पे आप 22 साल ले सकते हैं। सैलरी में आपको बेसिक प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है। 5 लाख यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, तीनों में से लोअर जो होगा माइनस कर दीजिए एक्चुअल में से, ये एलिजिबल भी है 89 सेक्शन के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगला बात करने जा रहे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में। इसकी कंडीशन है 10 साल आपने सर्विस करी है या 40 साल की आपकी उम्र हो गई है, यानी आप फॉल कर रहे हैं एम्प्लॉय एक्सेप्ट डायरेक्टर। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप खुद से एम्प्लॉय रिटायर ले रहा है तो ओवरऑल रिडक्शन भी होना चाहिए, नॉट टू बी फिल्ड अप नहीं होनी चाहिए उसकी वैकेंसी फिल, और सेम मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं होना चाहिए। एग्जामिशन की बात करें कैसे मिलेगी, जो भी रिसीव होगा फिर लोअर ले लेंगे, एक्चुअल अमाउंट 5 लाख और इसका हायर लेंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का हायर लेंगे, इन तीनों चीज़ों का लोअर लेंगे। हायर किसका, लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस, लास्ट ऑन सैलरी सेम दोनों चीज़ इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस, कितने साल बचे थे उसकी सर्विस के लिए। सपोज वो 50 साल काम कर रहा था लेकिन वो 40 साल में काम मतलब ले लेता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी खुद से लेता है, तो 10 साल बचे, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पे मंथ्स में लेना है अपन को, यानी 10 इंटू 12 यानी 120 महीने बचे, वो आपको कैलकुलेशन में अभी बता दूंगा। इन दोनों का हायर, इन तीनों का लोअर, माइनस कर देंगे, एक्चुअल में से ही आ जाएगा टैक्सेबल। सो अगर ये बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स है तो ये कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। पहले अपन देख लेते हैं कि जो भी उसकी रिटायरमेंट की एज सपोज 6 है, लेकिन अगर वो रिटायर्ड
हो रहा है 45 पे, बैलेंस बचा 15 साल, मंथ हो गए 1 साल में 12 महीने, इससे इंटू कर दीजिए 180 आ जाएगा। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन अवेलेबल ओनली वंस इन लाइफ टाइम। भाई एक जगह काम कर लिया आपने, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, दूसरी जगह काम करने जा रहे हो, वहाँ पे भी वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 नहीं मिलेगा अगर आप VRS ले रहे हैं तो। सैलरी बेसिक वही आपको HRA वाली लगेगी। ये तो क्वेश्चन है। लीव सैलरी क्या होती है कि जब मेरी छुट्टी होती है, जैसे सपोज मेरे पास छुट्टी है लेकिन मैंने उस दिन भी काम करा तो मेरे को उसके पैसे मिलेंगे, मिलते हैं बिल्कुल। सर्विस टैक्सेबल रिटायरमेंट पे ठीक बताते हैं, और डेथ एग्जेम्प्ट। रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल एग्जेम्प्ट कहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़्यादा चीज़ें एग्जेम्प्ट होती है। नॉन गवर्नमेंट एक्चुअल ले लीजिए, एक्चुअल में फिर उसके बाद लोअर ले लीजिए एक्चुअल का, या मैक्सिमम लिमिट यहाँ 25 लाख हो गई है जी, देख लो, ठीक है। और एवरेज सैलरी इनटू 10 महीना, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज, लोअर जो भी होगा माइनस कर दीजिए। अब लीव क्रेडिट से क्या होता है, ठीक है, लीव क्रेडिट बताएंगे, उससे पहले आप सैलरी तो जान लीजिए। सैलरी होती है बेसिक प्लस टी रिटायरमेंट वाली, और कमीशन टर्नओवर बेस्ड, वही HRA वाला। यहाँ बता दें लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज का मतलब है, लीव क्रेडिट अगर पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी अपॉन 30 कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो लीव क्रेडिट निकालेंगे, बैलेंस लीव नॉट गिवन। अगर नहीं दे रखी, देख लीजिए हमें कितनी लीव अलाउड है, सपोज हमें कितनी भी लीव अलाउड होती है महीने में वो देख ली जाएगी, और ऑलरेडी हमने इतनी ले ली है, बैलेंस जो बचेंगी ये आ गया बैलेंस लीव भैया, एवरेज सैलरी से इंटू कर दो, डिवाइड बाय 30 कर दो। नंबर ऑफ लीव अलाउड कैसे होती है, सपोज लेस देन 30 डेज एक्चुअल ले लीजिए, 30 डेज एक्चुअल ले लीजिए, मोर देन 30 डेज टेक 30 डेज इन ईच ईयर। अब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है एक साल में आप कितनी लीव्स ले सकते हैं, तो यहाँ आप 30 डेज से ले सकते हैं, 30 डेज ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा ले सकते हैं, तो भी 30 लेंगे या एक्चुअल, दोनों बेसिस पे लेंगे। तो जो भी आपको अलाउड है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अपन ने कितनी ले ली है माइनस कर दीजिए, बैलेंस आ जाएगा, इनटू एवरेज सैलरी अपॉन 30, लीव क्रेडिट आ जाएगा जो यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है। अगली चीज़ PF की बात करने जा रहे हैं। PF ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता भी है और नहीं भी मिलता। वैसे PF इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। SPF, RPF, URPF एंड PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस के लिए होता है, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको ही तो PF की प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना भाई। देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहेगा SPF में, RPF में सिर्फ 12% तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। URPF में टैक्सेबल नहीं होगा। URPF जनरली क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, जो सर्टिफाइड नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा। PPF में एग्जेम्प्ट रहेगा। एम्प्लॉय डिडक्शन मिल जाएगी इसमें ATC के अंदर, ATC के अंदर बहुत सारी डिडक्शन मिलती है, लेकिन अगर वो ऑप्ट आउट करेगा तो, क्योंकि ATC की डिडक्शन 115 BAC में नहीं मिलती। सेम यहीं RPF में लगेगा, और यहाँ कुछ नहीं होता। URPF में आपको विड्रॉल के समय टैक्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको इन डिपॉजिट करते समय टैक्स देखने को मिलेगा। PPF में भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी ATC की। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा ऑन रिसिप्ट, यहाँ पे एग्जेम्प्ट। फाइनल अमाउंट जो भी विड्रॉ करेंगे या एग्जेम्प्ट रहेगा, या एग्जेम्प्ट इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन आपको बताते हैं, रुकिए। और यहाँ पे URPF में फाइनल अमाउंट आपको बताया था विड्रॉल के बेसिस पे होता है। यहाँ पे पहले टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे विड्रॉल पे लगता है। अब विड्रॉ अगर कर रहा है एम्प्लॉयर, और उसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो वो सैलरी में टैक्सेबल है। अगर वो एम्प्लॉय कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है तो IOFS में टैक्सेबल हो जाएगा। अदर हेड की इनकम आ जाएगी, या तो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन क्या है एक्सेप्शन की, ये कंडीशन देख लीजिए। RPF फाइनल अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड। कम से कम आप 5 साल काम कर रहे हैं, और अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या आपकी इल हेल्थ हो गई थी, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, या बिजनेस ही बंद हो गया, तो ऑफकोर्स आप छोड़ के जाएंगे ही। या अगर आपने अकाउंट नया, आपने जॉब छोड़ दी, लेकिन जो आपका अकाउंट था RPF का वो आपने दूसरे एम्प्लॉयर में ट्रांसफ़र कर दिया, और अगर वो ट्रांसफ़र भी नहीं कराया, लेकिन आपने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उसमें जमा करा दिया है, तो भी वो फाइनल अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सब है ना PF में करने लग गए थे कंट्रीब्यूट, तो उनको डिडक्शन मिल रही थी, इसलिए तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अब एक्सेस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक लिमिट निकाली है। तो लिमिट के अनुसार यहाँ पे देखा जाएगा एक्सेस कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एट वर्क, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है RPF, NSV या सुपर एनुएशन फंड में 7.5 लाख से ज़्यादा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 7.5 लाख में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, सच एक्सेस इज टैक्सेबल एज पर गेजेट।
ठीक है जी। सुपर एनुएशन फंड क्या होगा, इफ़ मोर देन 150 lakhs देन टैक्सेबल। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सपोज RPF 3 लाख, 3 लाख, सुपर एनुएशन 3 लाख, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो कॉपरेट कर लीजिए प्लीज़, मैं क्लियर हो गया होगा अब। 9 लाख, 7.5 लाख माइनस करेंगे, 1.5 लाख पर केजेड ऐसा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे इसमें कितना पार्क है और कितना नहीं, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने, मतलब यानी गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है, कॉस्ट वही सब करते हैं, तो हमने मेथड बता रखा है TP = PC/2 × R + PC1 + TP1